लंबे समय से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली के अस्पताल में कल रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके रामविलास पासवान के निधन की जानकारी दी। पिता के निधन पर भावुक ट्वीट करते हुए चिराग ने लिखा कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अस्पताल से आखिरी दर्शन के लिए सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपथ ले जाया जाएगा। दोपहर 2 बजे के बाद दिल्ली से पार्थिव शरीर को पटना में लोक जनशक्ति पार्टी दफ्तर लाया जाएगा और कल यानी शनिवार को पटना में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो कल रात को रामविलास पासवान का निधन हुआ। वो केंद्र में मंत्री थे। उनके निधन की खबर उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट करके दी। 74 साल के वो थे और 5 दशक का उनका राजनीतिक करियर था। और जैसे ही उनके निधन की खबर मिली, उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ गई। ये एलजेपी के कार्यकर्ताओं को आप देख सकते हैं जिन्होंने मोमबत्ती जलाई। इस बीच पीएम मोदी ने ट्वीट किया और कहा कि उनके पास शब्द नहीं है। हमारे देश में ऐसा शून्य पैदा हुआ है जो शायद कभी नहीं भरेगा। रामविलास पासवान जी का निधन मेरी निजी क्षति है। मैंने अपना एक दोस्त, बहुमूल्य सहयोगी और एक ऐसा इंसान खो दिया जो हर गरीब को सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने को लेकर उत्साहित था। लंबे वक्त से बीमार चल रहे केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। रामविलास पासवान ने अपने सियासी सफर में 6 प्रधानमंत्रियों के साथ कैबिनेट में काम किया। अपने 5 दशक से भी ज्यादा लंबे राजनीतिक करियर में वो 8 बार लोकसभा के मेंबर रहे। यही नहीं, पिछले 2 दशक में वो लगभग हर केंद्र सरकार में शामिल रहे और मंत्री बने। उनका राजनीतिक सफर 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ शुरू हुआ, जिसके टिकट पर वो पहली बार बिहार से विधायक चुने गए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के दोनों कार्यकाल में वो उनकी कैबिनेट का हिस्सा रहे और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से गठबंधन तोड़कर एनडीए के साथ जुड़ गए। फिर 2014 और 2019 में बनी पीएम नरेंद्र मोदी की दोनों सरकारों में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन के बाद उनके पार्थिव शरीर को रात भर फोर्टिस अस्पताल में रखा गया, जिसके बाद आज सुबह एम्स लाया गया है। फोर्टिस अस्पताल से एम्स लाया गया है। यहाँ पर उनके शरीर पर केमिकल का लेप लगाया जाएगा ताकि 2 दिन तक उनका शरीर सुरक्षित रह सके। क्योंकि अंतिम संस्कार कल होना है, इसलिए जो भी मेडिकल संबंधित प्रक्रियाएं होती हैं वो यहाँ पर पूरी की जा रही हैं। और यहाँ से एम्स से कुछ देर बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके दिल्ली के निवास पर ले जाया जाएगा, जहाँ पर आम लोगों के दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद बिहार ले जाया जाएगा। तो संबंधित इससे जो भी प्रक्रियाएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। पुलिस की यहाँ पर एम्स में तैनाती हो चुकी है, गाड़ियाँ हैं और इसके अलावा अन्य संबंधित इंतजाम किए गए हैं। रामविलास पासवान के पार्थिव शरीर को अस्पताल से आखिरी दर्शन के लिए सुबह 10 बजे उनके आवास 12 जनपथ पर ले जाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के निधन की खबर के बाद पटना एलजेपी ऑफिस में गम का माहौल है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और जैसे लोगों को यह जानकारी मिल रही है कि अब रामविलास पासवान नहीं रहे, उसके बाद से धीरे धीरे जो एलजेपी के कार्यकर्ता हैं वो पार्टी ऑफिस पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं जो एलजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, जो उनके साथ काम किए, अब तक जुड़े रहे, इस बार चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे, वो सभी नेता धीरे धीरे पार्टी ऑफिस में पहुँच रहे हैं। और पूरी तरह से ये देखा जाए तो यह पार्टी ऑफिस गम के माहौल में डूब चुका है। वहीं जैसे ही यह खबर आई कि अब रामविलास पासवान नहीं रहे, उसके बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा गम जो लोगों के सामने देखने को मिला। कब आपकी आखिरी मुलाकात रामविलास जी से हुई थी और क्या बातें हुई थी? देखिए, हम लोग के बहुत ही लोकप्रिय नेता बिहार के रहे और हम लोग के सबका अभिभावक रहे हैं। और हमको याद है इसी कमरा में जब उस समय पैर टूटा हुआ था उनका, बापू सभागार में मीटिंग के बाद आए थे और बगल में हम लोग का उस समय बिहारी फर्स्ट का अभियान चल रहा था। मैंने कहा था कि सर मैं पूरी ताकत के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ काम करूंगा। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा था कि डॉक्टर साहब आप लोग से यही उम्मीद है।
रामविलास पासवान के निधन पर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने दुख जाहिर किया है। पासवान के साथ बिताए गए वक्त को याद कर कई नेता भावुक हो गए और उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। एक फायर ब्रांड लीडर के रूप में हमने देखा था, गरीबों की चिंता करने वाले, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करने वाले। वह किसी भी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन सभी पार्टियों में बराबर की दोस्ती, सबको साथ लेकर के चलना, मृदुभाषी, सबके साथ सरल स्वभाव के साथ मिलना और समाज के प्रति अपनी कमिटमेंट, अपनी समर्पण के साथ उन्होंने जीवन जिया है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को शक्ति दे। पूरा देश दुखी है और बिहार तो पूरी तरह से इस समाचार को सुनकर सदमे में है। रामविलास जी से मेरा 30 साल पुराना संबंध रहा। केंद्र में चाहे रेल मंत्री के नाते हो, टेली कम्युनिकेशन हो, स्टील हो, हर विभाग पर उन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है। और मित्रों, उनकी पहचान केवल एक दलित नेता के रूप में नहीं थी और वो एक ऐसे दलित परिवार में पैदा हुए थे और नेता बनने के बाद समाज के सभी वर्गों को लेकर चलने की क्षमता रखते थे। रामविलास पासवान के निधन से बहुत ही दुख हुआ। वो बहुत नेक आदमी थे, अच्छे आदमी थे। पिछले 4 दशकों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नमन्ना मार्च की वजह से पूरा दिन सियासी हंगामा चलता रहा। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस की कई टीमें तैनात रहीं, जिन्होंने कोलकाता की अहम सड़कों पर बैरिकेडिंग कर रास्ते बंद कर दिए। सीएम दफ्तर पहुंचने पर अड़े कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अचानक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इधर उधर बीजेपी के कार्यकर्ता भागते हुए दिखे। ये भगदड़ तब शुरू हुई जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ने शुरू किए। एक के बाद एक गोला आकर लोगों के बीच गिरने लगा और बचने के लिए लोग भागने लगे। कुछ लोग आंसू गैस के गोलों से भी नहीं डरे और वहीं डटे रहे, जबकि कुछ लोग बिल्कुल बैरिकेडिंग के करीब पहुंचकर पुलिस वालों को सीधी चुनौती देने लगे। बैरिकेडिंग के पास खड़े लोगों पर पुलिस ने पानी की बौछार शुरू कर दी, जबकि पीछे खड़े कार्यकर्ता पुलिस वालों पर पत्थर फेंकने लगे। जब सैकड़ों की भीड़ छट गई और कुछ लोग ही सड़क पर बच गए, तब पुलिस ने डंडे चलाने शुरू कर दिए। डंडों से बचने के लिए प्रदर्शनकारी आसपास की गलियों में दौड़ने लगे। कई जगहों पर तो प्रदर्शनकारियों ने सड़क के बीचों बीच टायर भी जला दिए। और बीजेपी का यह प्रदर्शन पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस दोनों के खिलाफ था। पिछले दिनों बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या के लिए बीजेपी ने सीधा सीधा ममता सरकार पर आरोप लगाया, जिसके विरोध में सीएम दफ्तर तक मार्च करने का कार्यक्रम रखा गया। कई जगहों पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुटे। कई अहम सड़कों पर ट्रैफिक भी घंटों तक ठप रहा। लेकिन जितनी तैयारी बीजेपी ने इस मार्च के लिए की, उतनी ही तैयारी उन्हें रोकने के लिए कोलकाता पुलिस ने भी की। हालांकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह बर्ताव कर रही है। सब दूर वहां से जहां कार्यकर्ता आ रहे थे, गाड़ियां जब्त कर ली गई, लाठीचार्ज किया गया, पिटाई की गई। दानकुनी में भी हमारे कार्यकर्ताओं की गाड़ी पुलिस ने फोड़ी है। तो ये एक पुलिस खुद टीएमसी के कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है। 4 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में बीजेपी पार्षद की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। आंध्र के कृष्णा जिले में टीडीपी कार्यकर्ताओं ने सड़कों की खराब हालत पर सरकार का विरोध जताने के लिए अनोखा तरीका अपनाया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बने गड्ढों में धान की फसल लगाकर सरकार को निशाने पर लिया और इसके लिए वो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले की उन सड़कों पर पहुंचे जो खराब हालात में हैं। उन्होंने इन सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान खींचने के लिए गड्ढों में धान की फसल लगाकर अपना विरोध किया। इस बीच राज्य की जगनमोहन रेड्डी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। टीडीपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि हर साल इन सड़कों की मरम्मत का काम तो होता है, लेकिन सड़कों की सूरत नहीं बदलती। टीडीपी ने सरकार पर कृष्णा जिले की अनदेखी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में एक लड़की के गैंगरेप के मामले में पुलिस करीब 3 महीने बाद जागी और देर रात इस मामले में केस दर्ज किया। पुलिस ने पहले केवल आत्महत्या का केस दर्ज किया था, लेकिन 4 दिन पहले जब पीड़ित लड़की के पिता ने आत्महत्या की कोशिश की तो उसकी नींद टूटी और आनंद फानन में उसने केवल गैंगरेप का केस ही दर्ज नहीं किया, बल्कि पीड़ित के शव को उसकी कब्र से बाहर निकालकर तफ्तीश भी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक गैंगरेप के मामले की तफ्तीश करने के लिए पीड़ित के शव की दोबारा जांच की जाएगी। माना जा रहा है कि हाथरस केस के बाद देश में रेप के मामलों पर मचे बवाल और पीड़ित के पिता की आत्महत्या की कोशिश के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया, क्योंकि पीड़ित परिवार लगातार पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। 5-6 जन मन मोर 32 दिन संग गलत काम करे रहे
तक कोई कार्रवाई नहीं हुई से। जबकि पुलिस ने जांच में देरी के लिए पीड़ित के परिवार को जिम्मेदार ठहराया। मैंने पूछा आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, पहले क्यों नहीं बताया, तो वो बोल रहे थे कि हम लोग कार्रवाई नहीं कराना चाह रहे थे, इसलिए हमने पुलिस के पास रिपोर्ट नहीं किया। हालांकि करीब 3 महीने बाद पुलिस ने पीड़ित के गैंगरेप के मामले में एक्शन लेना शुरू कर दिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। ये सभी लोग पीड़ित के गैंगरेप मामले में आरोपी हैं। न्यूज़ 18 के आदित्य राय की रिपोर्ट है कि करीब 3 महीने पहले पीड़ित लड़की एक शादी के कार्यक्रम में गई थी। आरोप है कि 7 लोग उसे वहां से अगवा करके ले गए और उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद उन्होंने उसे देर रात घर पर छोड़ दिया। बताया गया कि पीड़ित ने ये बात अपनी एक दोस्त को बताई। साथ ही उसने उससे यह भी कहा कि आरोपियों ने उसे मुंह बंद रखने के लिए धमकाया था। यही नहीं, घटना के अगले ही दिन उसने आत्महत्या कर ली। परिवार वालों के मुताबिक उन्होंने जब पुलिस से शिकायत की तो उनकी एक नहीं सुनी गई और पुलिस ने केवल आत्महत्या का केस दर्ज किया। लेकिन करीब 3 महीने बाद यह मामला फिर उठा, जिसके बाद पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज किया और साथ में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी में बलिया के जिला अस्पताल का एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी एक मरीज का ऑपरेशन करते हुए पकड़ा गया। बताया गया कि अस्पताल के डॉक्टर ने अपने काम से कन्नी काटते हुए किसी ऐसे शख्स को ऑपरेशन करने के लिए वहां भेज दिया जो ना तो अस्पताल का कर्मचारी था, ना ही उसके पास मेडिकल की कोई डिग्री थी। लेकिन वो फिर भी ऑपरेशन थिएटर में एक मरीज को टांके लगाते हुए नजर आया। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टर ने मरीज की जान की परवाह किए बिना ऐसे शख्स को ऑपरेशन के लिए भेज दिया जिसे कुछ पता ही नहीं था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो अस्पताल में हड़कंप मच गया। जिले के डीएम ने भी मामले की जांच की बात कही। ये निश्चित रूप से आपत्तिजनक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बताया जा रहा है कि जिस मरीज का ऑपरेशन हुआ उसकी तबीयत और बिगड़ गई। यही नहीं, आरोप है कि उसके सिर में गलत टांके लगाने से उसका घाव और बढ़ गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में एक और मोर्चे का गठन किया गया। न्यूज़ 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि 6 पार्टियों ने मिलकर एक नया गठबंधन बनाया, जिसे ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेक्युलर फ्रंट नाम दिया गया। इसमें आरएलएसपी, एआईएमआईएम, बीएसपी, जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी शामिल है। इसके साथ ही आरएलएसपी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को नए गठबंधन का नेता भी चुन लिया गया और उपेंद्र कुशवाहा ही नए मोर्चे के सीएम पद के उम्मीदवार भी होंगे। बताया गया कि नया मोर्चा राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। उनके 15 साल नीतीश कुमार बीजेपी के और 15 साल आरजेडी कांग्रेस के, इससे बिहार के गरीब जनता का कोई फायदा नहीं हुआ। सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशन इंडिकेटर्स में बिहार बहुत पीछे हो चुका है। एनसीपी ने बिहार के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। एनसीपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की एक सूची जारी कर दी। इसमें शरद पवार और सुप्रिया सुले समेत कई नेताओं के नाम शामिल हैं। बिहार में एनसीपी अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पूर्वी दिल्ली के एमसीडी के स्कूलों के प्रिंसिपल और बच्चों के परिवार वालों के बीच ऑनलाइन बैठक हुई। इस दौरान दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता और सांसद गौतम गंभीर भी मौजूद रहे। इस बैठक में कोरोना संकट के बीच पढ़ाई के तरीकों पर चर्चा की गई। ऑनलाइन पद्धति से ही क्लासेस चल रही हैं, ऐसे में पेरेंट्स के साथ कनेक्ट करने के लिए इस तरह की ऑनलाइन पीटीएम को ऑर्गेनाइज किया गया है। बिहार के पूर्णिया में शक्ति मल्लिक हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने दावा किया कि पैसों के लेन देन की वजह से हत्या की गई। वो जो रजिस्टर मिला है, जिसके बारे में आप लोगों को दिखाया गया, किस प्रकार से उसमें उन्होंने लाखों लाखों रुपए विभिन्न लोगों को दे रखे थे, किस प्रकार से वो पैसों को दे रहे थे, वो अपने आप में जांच का विषय। अपनी गिरफ्तारी के बाद हत्या की योजना बनाने वाले ने भी इस मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के शामिल होने से इनकार किया। उनको फंसाया गया है और वो कहीं भी इसमें नहीं है। दिल्ली के आदर्श नगर इलाके में एक लड़के की हत्या कर दी गई। इस लड़के के परिवार ने हत्या का आरोप एक लड़की के घर वालों पर लगाया। इस मामले में मारे गए लड़के के परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और हमारे पूरे परिवार को टॉर्चर करा गया। सुनील गावस्कर ने T20 में 1 ओवर में 2 बाउंसर का नियम बनाने की वकालत की। गावस्कर फिलहाल आईपीएल के लिए यूएई में मौजूद हैं। उन्होंने दलील दी कि T20 फॉर्मेट में बल्लेबाजों का दबदबा रहा है और सपाट पिचों पर गेंदबाजों के पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता। ऐसे में उन्हें 1 ओवर में 2 बाउंसर फेंकने की इजाजत दी जा सकती है। नए श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया के कई इलाके हिंसा की आग से दहल उठे। राजधानी जकार्ता में तो प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस चौकियों को फूंक दिया, जिसके बाद वहां हालात काफी खराब हो गए।
और कई इलाकों में देर रात हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई। नए श्रम कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोगों ने राजधानी जकार्ता के कई इलाकों को बंधक बना लिया। दावा है कि पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम भी बरसाए। जवाब में पुलिस की तरफ से भी प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। सामने आए एक वीडियो में प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थर बरसाते हुए भी दिखे। उन्होंने कई गाड़ियों और बसों को भी आग के हवाले कर दिया। पुलिस की कार्रवाई की वजह से मची भगदड़ में भी कई प्रदर्शनकारी बुरी तरह जख्मी हो गए। नए श्रम कानून के खिलाफ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता समेत कई प्रांत हिंसा की आग में सुलग रहे हैं, जिसकी वजह से वहां तनाव का माहौल बना हुआ है। प्रदर्शनकारियों की दलील है कि नए कानून में श्रमिकों के अधिकारों में कटौती की गई है और इसमें ऐसे कई प्रावधान हैं जिनका पर्यावरण पर बुरा प्रभाव हो सकता है। रूस के रियजेन से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें सेना के एक हथियार डिपो में जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाके के बाद डिपो में आग लग गई और उसने वहां रखे गोला बारूद को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद उनमें जोरदार धमाके होने लगे। धमाका इतना जबरदस्त था कि दूर से ही आसमान में आग का गोला बनता दिखाई दिया। हथियार डिपो से उठ रहे धुएं ने पूरे रियजेन शहर को ढक लिया। सामने आई तस्वीरों को देखने पर ऐसा लगा मानो वहां पर रेतीला तूफान आ गया हो। धुएं के साथ डिपो से आ रही धमाकों की गूंज ने इलाके के लोगों को खौफ से भर दिया। घटना की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को तुरंत धमाके वाली जगह के लिए रवाना कर दिया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि धमाके के बाद लगी आग ने वहां के एक बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। कई मकानों को भी उसने जलाकर राख कर दिया, जिसके बाद खतरे को देखते हुए वहां रहने वाले करीब 2000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। Ситуация сложная пока еще до сих пор, потому что непонятно, сколько времени еще будут. इलाके में आग इस कदर फैल गई कि उसे बुझाने के लिए करीब 4000 दमकल कर्मियों को लगाया। बिहार के चुनाव में आरजेडी की ओर से बाहुबली नेताओं को टिकट दिए जाने पर जेडीयू ने सवाल उठाए। राज्य में पहले चरण में 71 सीटों पर मतदान होगा, जिनमें अपने कोटे की 42 सीटों पर आरजेडी ने उम्मीदवार उतारे। लेकिन विवाद यह है कि इन प्रत्याशियों में कई या तो बाहुबली नेता हैं या फिर उनकी पत्नियां। घर से AK-47 बरामद होने के मामले में जेल में बंद बाहुबली अनंत सिंह भी उन्हीं में हैं, जिन्होंने आरजेडी के टिकट पर पटना जिले की मोकामा सीट से 5वीं बार नामांकन दाखिल किया। इस समय अनंत सिंह जेल में बंद हैं, इसलिए वो नामांकन दाखिल करने वहीं से आए और फिर पुलिस की गाड़ी में बैठकर जेल चले गए। हालांकि जब वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। आरजेडी ने नवादा सीट पर भी यही दांव चला। फर्क बस इतना है कि वहां उसने रेप के आरोपी बाहुबली नेता राजबल्लभ यादव को नहीं, बल्कि उनकी पत्नी विभा देवी को टिकट दिया, जो समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंची। भोजपुर जिले की संदेश विधानसभा सीट पर भी यही कहानी दोहराई गई। वहां भी आरजेडी ने रेप के आरोपी अरुण यादव की पत्नी किरण देवी को मैदान में उतारा। यही वजह रही कि जेडीयू ने इस मुद्दे पर आरजेडी को घेर लिया। निसंदेह बाहुबल और दागियों को लेकर के आप आरजेडी से किसी बदलाव की उम्मीद करते हैं तो ये बड़ी गलती कर रहे हैं। जिसके जवाब में आरजेडी ने जेडीयू को खुद की ओर देखने की सलाह दे डाली। कल तक उनके लिए वो छोटे सरकार थे, एनडीए का संत थे। जैसे ही हमारे यहाँ आ गए, अब अपराधी हो गए, बाहुबली हो गए, दागी हो गए। हालांकि इससे पहले तेजस्वी यादव कई बार ये बयान दे चुके हैं कि उनकी पार्टी साफ सुथरी छवि के लोगों को टिकट देगी और माना जा रहा था कि टिकटों के बंटवारे के समय वो इस बात का खास ध्यान रखेंगे। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने पश्चिम बंगाल पुलिस पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया। बीजेपी रैली पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने पहुंचे बीजेपी सांसद और युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की पुलिस वालों के साथ झड़प हुई। तेजस्वी सूर्या ने पुलिस वालों पर बदसलूकी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में पुलिस ने 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत के ड्रग्स को बरामद करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए लोग तस्करी के लिए लग्जरी कारों का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण कोरिया के उसन में एक 33 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग इमारत की 12वीं मंजिल पर लगी थी, जिसने जल्द ही इमारत के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। इंग्लैंड में दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची को चखने का एक दिलचस्प कार्यक्रम किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में अलग अलग मिर्च को चटनी की शक्ल में मेहमानों के सामने परोसा गया, जिसे चखने के बाद उनके होश ही उड़ गए। इसमें एक आदमी दुनिया की सबसे तीखी और तेज स्वाद वाली कैरोलिना रीपर को चखता नजर आया, जिसके बाद तो उस आदमी का चेहरा लाल पड़ गया और उसके पसीने छूटने लगे। वहां मौजूद एक महिला के मिर्च चखने के बाद आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपनी जली हुई जीभ को आराम देने के लिए दूध पीती दिखी। एक और महिला ने भी ऐसा ही किया, जिसके बाद तो उसकी हालत ऐसी हो गई कि उसके मुंह से शब्द निकलने बंद हो गए।
it hits the back of your throat. इस कार्यक्रम को जिस व्यक्ति ने आयोजित किया उसने अपनी नर्सरी में ही इन मिर्चियों को उगाया था, जिसे उसने चटनी या सॉस की शक्ल में वहां आए सैलानियों के सामने परोसा। हालांकि लोगों ने इस अनोखे इवेंट का खूब मजा लिया। अर्मेनिया के कब्जे वाले विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में एक चर्च पर हुई बमबारी ने तनाव को गंभीर रूप दे दिया। अर्मेनिया ने अजरबैजान पर इस बमबारी का आरोप लगाया, जबकि अजरबैजान ने इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया। लेकिन नागोर्नो काराबाख में जिस चर्च पर बमबारी हुई, वहां तबाही का डरा देने वाला मंजर दिखा। बमबारी में कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हमले में चर्च का ऊपरी हिस्सा भी ढह गया। चर्च के अंदर चारों तरफ मलबा बिखरा दिखा। ईसा मसीह की तस्वीरों को भी इस हमले में नुकसान पहुंचा। लोगों ने हमले के बाद वहां मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की और हमले पर दुख जाहिर किया। चर्च के पास के कई इलाकों पर भी मिसाइलें दागी गई। भारी बमबारी की वजह से वहां सैकड़ों घर खंडर में तब्दील हो गए। नागोर्नो काराबाख ही वो क्षेत्र है जिसकी वजह से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग छिड़ी हुई है। इस इलाके पर अर्मेनिया का कब्जा है, लेकिन अजरबैजान इस क्षेत्र को अपना बताता है और इस जंग की वजह से विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है और वहां अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की खबरें हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश मेक्सिको में आए ताकतवर डेल्टा नाम के तूफान ने काफी कुछ तहस नहस कर दिया। दक्षिणी मेक्सिको के इलाकों में इस तूफान का सबसे ज्यादा असर दिखा। जहां समुद्री इलाकों में तूफान का खौफनाक रूप दिखा, दक्षिणी मेक्सिको के कैंकुन को तो तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। 230 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चली हवाओं में सैकड़ों पेड़ भी अपनी जगह से उखड़ गए। मेक्सिको के कोसोमेल द्वीप को भी तेज रफ्तार हवाओं ने खौफ से भर दिया। इसके अलावा मेक्सिको के क्विंटाना रू राज्य में भी ताकतवर तूफान का असर दिखा। कैंकुन में तो समुद्र किनारे पर बने एक 5 सितारा होटल को राहत शिविर बनने में देर नहीं लगी। तूफान से प्रभावित पर्यटकों को होटल में ठहराने का इंतजाम किया गया। इसके अलावा लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। समुद्र के पास वाले इलाकों में बड़ी संख्या में पेड़ों और घरों को तूफान से नुकसान पहुंचा। यही नहीं, डेल्टा नाम के ताकतवर तूफान की वजह से समुद्र में लहरें काफी ऊपर तक उठती दिखी। सामने आई एक तस्वीर में एक भारी भरकम नाव भी समुद्र किनारे पलटी हुई नजर आई। मेक्सिको के बाद यह तूफान अमेरिका की तरफ बढ़ गया, जहां इससे खतरे वाले इलाकों में लोगों से शाम के 7 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलने की चेतावनी जारी की गई। बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में दुनिया के सबसे बड़े रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में ड्रग्स तस्करों के बीच छिड़ी जंग के बाद वहां सेना तैनात कर दी गई। ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव ने वहां 7 लोगों की भी जान ले ली, जबकि शरणार्थी शिविरों में सैकड़ों बस्तियों को आग के हवाले कर दिया गया। सामने आई एक वीडियो में वहां कई झुग्गियां ड्रग्स तस्करों के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद जलती दिखी। इस हिंसक टकराव की वजह से वहां बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों के जत्थे दूसरे ठिकानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए। हालात बिगड़ते देख शरणार्थी कैंपों में सेना की भी तैनाती कर दी गई। बांग्लादेश का कॉक्स बाजार जिला म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है, जहाँ कहा जाता है कि 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों ने शरण ली हुई है। बताया जा रहा है कि वहां की शरणार्थी कैंपों में म्यांमार के 2 बड़े ड्रग्स गिरोह हिंसक टकराव में शामिल हैं, जिसकी वजह से शरणार्थी कैंपों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। हाथरस कांड के 4 आरोपियों ने वहां के एसपी को एक चिट्ठी लिखकर दावा किया कि पीड़ित लड़की को उसके ही घर वालों ने मारा है। न्यूज़ 18 के अजीत सिंह की रिपोर्ट है कि पुलिस को लिखी चिट्ठी में 4 आरोपियों ने दावा किया कि उन्हें इस केस में जानबूझकर फंसाया गया है, जबकि लड़की के परिवार वालों की मारपीट की वजह से पीड़ित लड़की की मौत हुई। चिट्ठी में संदीप नाम के आरोपी ने यह चौंकाने वाला दावा भी किया कि उसकी पीड़ित लड़की से दोस्ती थी और लड़की के परिवार को उनकी दोस्ती पसंद नहीं। संदीप ने इस चिट्ठी के जरिए कबूला कि घटना वाले दिन वो खेत में पीड़ित लड़की से मिला था, लेकिन उसने लड़की के साथ मारपीट नहीं की थी। पुलिस को लिखी चिट्ठी में 4 आरोपियों ने दावा किया कि संदीप से दोस्ती की वजह से ही घटना वाले दिन पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट की, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने एक प्रार्थना पत्र कल दिया था शाम को, वो पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए, और नियमानुसार हमने उसको पुलिस अधीक्षक हाथरस के लिए अग्रसारित कर दिया। इस बीच आरोपियों के परिवार वालों ने जेल में बंद 4 लड़कों की सुरक्षा पर चिंता जताई। हाथरस केस में गिरफ्तार रामू नाम के आरोपी की भाभी ने जेल के अंदर आरोपियों की जान को खतरा बताया। तो कहता है जेल में बच्चा सेफ रहता है, हमारे बच्चों को जेल में खतरा है। जब वो यहाँ सब काम करवा रहे तो वो जेल में करवा रहे। कोरोना की वजह से दिल्ली में मूर्तिकारों के लिए संकट खड़ा हो गया। कोरोना संकट की वजह से दिल्ली में मूर्तियां बनाने वाले कारीगरों की मुश्किलें भी काफी बढ़ गईं। राजधानी के चितरंजन पार्क में हर साल नवरात्र से पहले जिन मूर्तिकारों के पास काम की कमी नहीं होती थी, वो खाली बैठे हुए हैं।
काम नहीं मिलने की वजह से कुछ कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। जहाँ पे 40-50 मूर्ति बनाता था, बड़ा बड़ा मूर्ति, यहाँ पे तो 7 मूर्ति बना रहा हूँ। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया और एक इमारत से 3 महिलाओं समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि पकड़े गए इन आरोपियों में सेना का एक जवान भी शामिल है। झारखंड के जामताड़ा से पुलिस ने धोखाधड़ी के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इस आरोपी ने पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह की पत्नी के खाते से 23 लाख रुपए चोरी कर लिए थे। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। दिल्ली के पास गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में कुछ लड़कों पर अपने ही एक दोस्त के अपहरण का आरोप लगा, जिसके बाद पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दावा है कि इन आरोपियों ने 15 लाख की फिरौती भी मांगी थी। एक लड़की के बहाने मिलाने से ले गया और उसने अन्य साथियों के साथ मिलकर के इसका अपहरण किया और फिरौती की डिमांड करी। आरजेडी नेता तेजप्रताप यादव इस बार हसनपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार तेजप्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव जीता था, लेकिन इस बार उनकी पार्टी ने मुकेश रोशन को महुआ सीट से मैदान में उतारा है। हालांकि पहले अटकलें लग रही थी कि इसी महुआ सीट पर तेजप्रताप के सामने उनकी पत्नी ऐश्वर्या चुनाव लड़ सकती हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में आरएलडी की महापंचायत में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ये महापंचायत हाथरस में पार्टी नेता जयंत चौधरी और कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना के विरोध में बुलाई गई, जिसमें शामिल होने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि महापंचायत में कोरोना के नियमों का जरा भी ख्याल नहीं रखा गया। लोगों की संख्या तो सैकड़ों में थी, लेकिन मास्क केवल 1-2 लोगों के चेहरे पर ही दिखाई दिए। इस भीड़ में किसी ने भी एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के नियम को जरूरी नहीं समझा। ऐसा लगा कि जैसे उन्हें कोरोना का खौफ ही न हो। मंच का हाल तो और बुरा था। हद तो तब हो गई जब आरएलडी नेताओं ने इस लापरवाही पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इस महापंचायत में कई पुलिस वाले भी तैनात दिखे, लेकिन उन्होंने भी भीड़ को नहीं रोका। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। न्यूज 18 के शरद श्रीवास्तव की रिपोर्ट है कि समाजवादी पार्टी ने ट्विटर के जरिए टिकट की चाह रखने वाले लोगों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है और पार्टी का टिकट लेने के लिए उनसे उस नंबर पर ब्यौरा मांगा है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने ऐसे वक्त में व्हाट्सएप नंबर जारी किया जब बीजेपी सभी 28 और कांग्रेस और बीएसपी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर चुकी है, जबकि समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक एक भी प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग 3 नवंबर को होनी है। नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी का बिजावर विधानसभा सीट से एक ही विधायक है जिन्होंने 2018 के चुनाव में जीत हासिल की। 3 साल पहले पाकिस्तान ने चीन से जो रक्षा सौदा किया था, अब वो पाकिस्तान के गले की हड्डी बन चुका है। न्यूज 18 के संदीप बोल की रिपोर्ट है कि 2017 में पाकिस्तान ने चीन से 9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे, जिनमें 3 पूरी तरह खराब हो चुके हैं। जिस चीनी कंपनी से ये एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे गए थे, उससे पाकिस्तान सरकार इन्हें ठीक करने की गुहार लगा रही है। लेकिन खबर है कि चीन की कंपनी पाकिस्तान की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है और हथियारों की खरीद के लिए पाकिस्तान सबसे ज्यादा चीन पर ही निर्भर है। लेकिन चोरी की तकनीक से बनाए गए चीन के हथियार अब पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। प्रदूषण पर नजर रखने के लिए दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम की शुरुआत की गई। इसके जरिए राजधानी के अलग अलग इलाकों में प्रदूषण के स्तर पर हर वक्त निगरानी रखी जाएगी और इस काम के लिए 10 लोगों की एक टीम बनाई गई जो दिल्ली सचिवालय की 7वीं मंजिल पर बैठकर 3 स्क्रीन की मदद से प्रदूषण पर नजर रखेगी, जिनमें एक स्क्रीन तो ऐसी है जिसके जरिए उन इलाकों की निगरानी की जा सकती है जहां प्रदूषण का स्तर दूसरे इलाकों से ज्यादा रहता है। 13 हॉटस्पॉट चयनित किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 13 जगहें ऐसी हैं दिल्ली में जिसमें सबसे ज़्यादा प्रदूषण अक्सर नज़र आता है। उन इलाकों पर खास तौर पर निगरानी रखनी होती है। दिल्ली के आसपास के इलाकों से पैदा होने वाले प्रदूषण पर नजर रखने के लिए भी वहां इंतजाम किए गए। ये इसरो और नासा की तरफ से वो तस्वीरें दिखाता है, वो सैटेलाइट इमेजेस दिखाता है, जिससे आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि किन इलाकों में पराली जलाई जाने की घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं। दिल्ली सरकार में पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि ग्रीन वॉर रूम को खोलने के पीछे की सोच क्या है। सारी गतिविधियों को कैसे एक जगह से मॉनिटर किया जाए और उसको एक्शन में लाया जाए, उसके लिए ये दिल्ली सचिवालय में ग्रीन वॉर रूम खोला गया है। ग्रीन वॉर रूम के जरिए उन शिकायतों का भी निपटारा किया जाएगा जो ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए मिलेंगी। रामविलास पासवान के निधन पर सभी पार्टियों के बड़े नेताओं ने दुख जाहिर किया है। पासवान के साथ बिताए गए वक्त को याद कर कई नेता भावुक हो गए और उनके निधन को देश के लिए बड़ी क्षति बताया। हम सभी दुखी हैं, देश दुखी है, बिहार दुखी है। आज मैं याद करना चाहता हूँ 77 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी में आपातकाल के बाद हुआ था लोकसभा का चुनाव, रामविलास जी
5 लाख से अधिक मतों से जीते थे, हाईएस्ट आज तक। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत ही सच्चा सपूत खो दिया। ये बहुत ही दुखद समाचार हम लोगों को मिली है। रामविलास पासवान जी एक वट वृक्ष के रूप में रहे हैं बिहार की राजनीति में। ना लंबे उनका अनुभव रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है और लगातार हमारे पिता से उनके काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं। पूरा हमारा परिवार रामविलास जी के परिवार के साथ संवेदना प्रकट करता है। इस बुरे वक्त में हम लोग उनके साथ खड़े हैं। सरकार का एक मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में या जनप्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जो छाप छोड़ा है वो हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायक है। सेवा का भाव उनमें कूट कूट के भरा था और मुझे लग रहा है कि आज पूरा भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। को बिहार का नेता कह के उनके कद को छोटा मत कीजिए। देश भर के लोग उनको जानते थे, लंबे समय से राजनीति में रहे, लोकसभा में रिकॉर्ड तोड़ बहुमत के साथ जुड़े और बहुत कम लोग होंगे जो इतना लंबे समय तक मंत्रिमंडल में रहे हों। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वर्ल्ड सीरीज 2020 में बोलते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने दावा किया कि चौथी औद्योगिक क्रांति की अगुवाई भारत करेगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही इस सीरीज में उन्होंने दावा किया कि अगली औद्योगिक क्रांति डिजिटल कनेक्टिविटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स जैसी तकनीक के जरिए होगी, जिसके लिए अल्ट्रा हाई स्पीड इंटरनेट और सस्ते स्मार्ट डिवाइस बेहद अहम साबित होंगे। मुकेश अंबानी ने दावा किया कि जियो के लॉन्च होने के बाद से भारत में डेटा की खपत 30 गुना बढ़ गई है। भारत के 2000 शहरों के 5 करोड़ घरों को जियो फाइबर के जरिए हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क से जोड़ने पर तेजी से काम किया जा रहा है और जल्द ही जियो भारत में 5G सर्विस को भी लॉन्च करेगा। Just 4 years ago, we have gone from 155th in the world to number 1 in mobile data consumption in just 4 years. The Jio movement shattered the widely held belief that India is not ready to adopt advanced technologies. Today, I can say with utmost confidence that India will play a leading role in the fourth industrial revolution.